10 लाख जवान्स की एक फौज, एक ऐसी फौज जो हमारी दुष्गम सीमाओं की रक्षा करती है, घने जंगलों में एंटी टेरर ऑपरेशंस करती है, मतलब हर संकट में सबसे आगे खड़ी होती है। बिल्कुल, सबसे पहली पंक्ति में। हाँ, अब जरा एक ऐसे कानून की कल्पना कीजिए जो ये तय कर दे कि इन 10 लाख जवान्स और उनके ऑफिसर्स में से कोई भी, चाहे वो कितना भी योग्य क्यों ना हो, कभी अपनी ही फौज का सबसे बड़ा लीडर नहीं बन पाएगा। सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है ना। बहुत अजीब लगता है। और आज हम जिस डीप डाइव चर्चा में उतर रहे हैं, हमारे स्रोत बताते हैं कि ठीक ऐसी ही स्थिति सच में बन रही है। इसे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026 कहा जा रहा है। सही कहा। और ये चर्चा शुरू करने से पहले मैं थोड़ा संदर्भ दे दूं। हम यहाँ किसी एक छोटे विभाग की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, स्केल बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। जब हम CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस कहते हैं तो इसमें BSF, CRPF, ITBP, SSB और CISF जैसे विशाल संगठन आते हैं। यानी करीब 10 लाख जवान और 13,000 ग्रुप A ऑफिसर्स। एग्जैक्टली, 13,000 ऑफिसर्स। और हिस्टोरिकली इन सभी फोर्सेस के जो सबसे ऊपरी पद होते हैं ना, वहां हमेशा से IPS ऑफिसर्स ही आते रहे डेप्यूटेशन पर। वही तो। और यहीं से ये खिंचतान शुरू होती है। एक तरफ वो CAPF ऑफिसर्स हैं जो असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर भर्ती होते हैं, जिनकी पूरी जिंदगी जमीन पर, बूट्स ऑन द ग्राउंड गुजरती है। और दूसरी तरफ एक ऐसी पुरानी व्यवस्था है जो मानती है कि इनको चलाने के लिए एक बाहरी प्रशासनिक निगरानी यानी एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट की जरूरत है। बिल्कुल। और ये जो नया 2026 का बिल है ना, इसने इस बहस को बिल्कुल एक नया रूप दे दिया है। अगर हम इस बिल के ड्राफ्ट्स और स्रोत सामग्री पर नजर डालें तो इसने आंकड़ों के जरिए एक बहुत ही सख्त कोटा सिस्टम लागू कर दिया है। कोटा सिस्टम? अच्छा, मतलब अब पोस्ट्स फिक्स कर दी गई? हाँ, पूरी तरह से फिक्स। देखिए, बिल कहता है कि इंस्पेक्टर जनरल यानी IG के पद पर 50% आरक्षण IPS ऑफिसर्स के लिए होगा। वेट, 50? एक सेकेंड। IG लेवल पर, जहां आप पूरे फ्रंटियर को संभालते हैं, वहां आधे पद बाहर से आने वालों के लिए फिक्स हैं? फिक्स हैं। पर बात यहां खत्म नहीं होती। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ये आंकड़ा और सख्त होता है। IG के ऊपर होता है ADG रैंक। वहां कम से कम 67% यानी 2/3 पद IPS के लिए रिजर्व्ड है। अरे बाप रे, तो फिर बचा क्या? अब सुनिए, जो सबसे बड़े पद हैं, स्पेशल DG और सबसे बड़ा डायरेक्टर जनरल यानी DG, वहां पूरे 100% पद IPS कैडरे के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। 100%? मतलब एक CAPF ऑफिसर चाहे कुछ भी कर ले, वो कभी DG नहीं बन सकता? कभी नहीं, कानूनन नहीं बन सकता। ये तो सोचने में भी अजीब है। मैं इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश कर रही थी। जैसे सोचिए, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, एक डॉक्टर है जो जिंदगी भर वहां सबसे मुश्किल सर्जरीज करता है, इमरजेंसी वार्ड संभालता है। हाँ, सही एनालॉजी है। और फिर एक नियम बन जाए कि उस हॉस्पिटल का चीफ मेडिकल ऑफिसर 100% बार हमेशा किसी दूसरे हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर को ही बनाया जाएगा। वही ना। मतलब जिसने जमीन पर खून पसीना एक किया, उसके लिए एक ग्लास सीलिंग बना दी गई, एक ऐसी छत जिसे वो तोड़ ही नहीं सकता। सही बात है। ये ग्लास सीलिंग वाली बात बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी को दिखाती है। ADG रैंक पर भी अगर आप देखें तो सिर्फ 33% जगह CAPF वालों के लिए बची है। 13,000 ऑफिसर्स के लिए रास्ता बहुत ही संकरा हो गया है। पर एक बात बताइए, अगर ये चीज दशकों से ऐसे ही चल रही थी, तो अचानक 2026 में सरकार को इसके लिए एक पूरा बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अच्छा? हाँ, ये बिल अचानक नहीं आया है। इसका सीधा कनेक्शन है मई 2025 में आए सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसले से। ओह राइट, सुप्रीम कोर्ट वाला मामला। बिल्कुल। कोर्ट ने एक बहुत सख्त आदेश दिया था कि CAPF के जो वरिष्ठ पद हैं, खासकर IG रैंक तक, वहां IPS डेप्यूटेशन को अगले 2 साल के भीतर लगातार कम किया जाना चाहिए, यानी प्रोग्रेसिवली रिड्यूस करना है। और जहाँ तक मुझे याद है, स्रोत पढ़कर, कोर्ट ने CAPF को एक नया दर्जा भी दिया था ना, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप A सर्विस या OJS। एग्जैक्टली। ये OJS दर्जा ही पूरी बहस की जड़ है।
देखिए, जब किसी सर्विस को ओजीएस मिल जाता है तो उस कैडर के ऑफिसर्स को कानूनन ये अधिकार मिल जाता है कि उनका प्रमोशन क्लियर हो। यानी कोई दूसरा कैडर आकर उनकी जगह नहीं ले सकता। हाँ, उनके अपने संगठन में उनकी तरक्की रोकने का हक किसी और को नहीं होता। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सीएपीएफ ऑफिसर्स को एक बड़ा कानूनी सुरक्षा कवच पहना दिया था। लेकिन फिर सरकार ने उस कवच को लागू ही नहीं होने दिया। वही तो हुआ, सरकार ने इसे लागू करने की बजाय रिव्यू पिटिशन डाल दी। जब कोर्ट ने वो खारिज कर दी और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अवमानना का प्रेशर बनने लगा, तब ठीक उस दबाव के बीच एमएचए ये नया बिल ले आई। तो एक तरह से सरकार एक नया कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही बाईपास कर रही है। कानून की भाषा में इसे स्टैट्यूटरी इंटरवेंशन कहते हैं। अच्छा। यानी न्यायपालिका ने जिस आधार पर फैसला दिया, सरकार ने कानून बनाकर उस आधार को ही बदल दिया। पर क्या ये खतरनाक नहीं है? मतलब क्या ये सीधे तौर पर हमारे सिस्टम में न्यायपालिका और सरकार के बीच एक बहुत बड़े टकराव का संकेत नहीं है? बिल्कुल है, और यही सबसे बड़ा संवैधानिक सवाल है अभी। संविधान कहता है कि संसद कानून बना सकती है, पर जब आप सिर्फ कोर्ट के आदेश को बेअसर करने के लिए कानून लाते हैं तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स पर सवाल उठाता है। सही बात है, लेकिन इस बड़ी कानूनी बहस के बीच हम उन लोगों को तो भूल ही गए जो जमीन पर इसका असर झेल रहे हैं। ग्राउंड जीरो वाले ऑफिसर्स। हाँ, स्रोत बताते हैं कि विपक्ष और खासकर जो सीएपीएफ के वेटरन्स हैं, उन्होंने भारी विरोध किया है, क्योंकि ऑफिसर्स की मेंटल हेल्थ और ठहराव यानी स्टैग्नेशन बहुत बुरी स्थिति में है। आंकड़े सच में डरावने हैं। विरोध करने वालों ने दिखाया है कि एक सीएपीएफ ऑफिसर को अपनी लाइफ में एक प्रमोशन पाने के लिए, जरा सोचिए, 16 साल का इंतजार करना पड़ता है। वेट, 16 साल सिर्फ एक प्रमोशन के लिए? हाँ, 16 साल। मतलब एक आदमी 20-22 साल की उम्र में ज्वाइन करता है और 40 का होने तक वही सेम पद पर अटका रहता है। बिल्कुल, और ये दर्द दुगना तब होता है जब वो देखते हैं कि उन्हीं 16 सालों में एक आईपीएस ऑफिसर को 3-4 प्रमोशंस मिल जाते हैं। एग्जैक्टली 3 से 4। वो तेजी से रैंक में ऊपर चले जाते हैं। एक ही सरकार, एक ही देश की सेवा, पर प्रगति का पैमाना बिल्कुल अलग। अरे बाप रे, ये तो पूरा का पूरा सिस्टम ही बॉटलनेक बन गया है। जब ऊपर की सारी सीट्स आईपीएस ऑक्यूपाई कर लेंगे तो सीएपीएफ वाले तो ऊपर जा ही नहीं पाएंगे। वही तो बॉटलनेक है। जरा सोचिए उस ऑफिसर के बारे में जो 45 साल का है और अचानक देखता है कि उससे उम्र और अनुभव दोनों में छोटा कोई बाहरी ऑफिसर आके उसका बॉस बन गया है। इसका मनोवैज्ञानिक असर कितना गहरा होगा? बहुत गहरा। स्रोत सामग्री यही पॉइंट उठाती है। यूनिफॉर्म सर्विसेज में रैंक सिर्फ पैसा नहीं है, ये सम्मान है, इज्जत है। हाँ, और जब आपको लगता है कि आप में कोई कमी नहीं है बल्कि सिस्टम ने ही आपके खिलाफ कानून बना दिया है, तो इंसान टूट जाता है। यही वजह है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज और वॉलंटरी रिटायरमेंट्स, यानी लोग जॉब छोड़कर जा रहे हैं, इसके केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। देश की सेवा करने आए थे, अब हताश होकर घर बैठ रहे हैं। ये तो देश का नुकसान है ना। हम इतने एक्सपीरियंस लोगों को खो रहे हैं। जो ऑफिसर जंगल के रास्ते जानता है, बर्फीली ठंड को समझता है, वो जॉब छोड़ रहा है। बिल्कुल। एक फौज हथियारों से नहीं, अपने कमांडर के हौसले से लड़ती है। अगर लीडर ही डिप्रेशन में है तो वो हजारों जवानों में जोश कैसे भरेगा? सही कहा आपने, ये तर्क बहुत ही स्ट्रांग है और इमोशनल भी। सीएपीएफ वालों का गुस्सा पूरी तरह जायज लगता है, लेकिन और हर इशू की तरह इसका भी एक दूसरा पहलू है। वही मैं पूछने वाली थी। अगर इतना असंतोष है, लोग जॉब छोड़ रहे हैं, तो गृह मंत्रालय यानी एमएचए इस बिल के पीछे इतनी जिद क्यों पकड़े हुए हैं? उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? एमएचए का तर्क इमोशंस पे नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर बेस्ड है। उनका मानना है कि सीएपीएफ कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है। इनका काम इतना बड़ा है कि इन्हें अलग अलग स्टेट्स में लोकल पुलिस के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। जैसे अगर सीआरपीएफ को नक्सल एरिया में भेजा जाए, हाँ, या बीएसएफ बॉर्डर स्टेट्स में स्मगलिंग रोक रही हो, वो अकेले काम नहीं कर सकते। उन्हें स्टेट इंटेलिजेंस, लोकल थाने और डीएम का सपोर्ट चाहिए। और इसमें आईपीएस का क्या रोल आता है? यहीं पर एमएचए कहती है कि सेंटर स्टेट सिनर्जी जरूरी है। एक आईपीएस ऑफिसर अपने करियर की शुरुआत में स्टेट में एसपी होता है, उसका पूरा नेटवर्क होता है, वो जमीनी सिस्टम का हिस्सा होता है। अच्छा। तो सरकार कहती है कि आईपीएस ऑफिसर्स स्टेट और सेंटर के बीच एक ब्रिज यानी एक पुल का काम करते हैं। पर एक मिनट, एक सीएपीएफ ऑफिसर जिसने 30 साल अलग अलग स्टेट्स में ऑपरेशंस किए हैं, क्या वो लोकल पुलिस के साथ बातचीत नहीं कर सकता? क्या उसके पास नेटवर्क नहीं होता?
ये विरोधियों का सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन सरकार का जवाब यह है कि आईपीएस ऑफिसर्स पूरे देश में एक कॉमन थ्रेड की तरह होते हैं। समझ रही हूँ। अगर कहीं दंगा हो जाए या टेरर अटैक हो तो वहां तुरंत एक्शन लेना होता है। वहां एक आईपीएस आसानी से अपने स्टेट के बैचमेट्स को कॉल करके तुरंत कोऑर्डिनेशन कर सकता है। यानी सरकार का मानना है कि टॉप लीडरशिप में जहां पॉलिसी बनती है, वहां जंगल के कॉम्बैट एक्सपीरियंस से ज्यादा इस बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क की जरूरत होती है। एग्जैक्टली वो इस बिल को सीएपीएफ के खिलाफ नहीं देख रहे हैं। वो इसे देश के कॉम्प्लेक्स फेडरल स्ट्रक्चर में फोर्सेस को स्मूथली चलाने के लिए जरूरी मानते हैं। अच्छा, तो मतलब एक तरफ सीएपीएफ ऑफिसर्स की ठहराव और उनके अधिकार की बात है, और दूसरी तरफ सरकार का इंटरनल सिक्योरिटी और सिनर्जी का फ्रेमवर्क। सही पकड़ा आपने। ये दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं और दोनों के अपने अपने सॉलिड आधार हैं। पता है, इन सबको देखते हुए एक आम इंसान जिसका शायद फोर्स से कोई सीधा लेना देना ना हो, उसको भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। ये किसी के प्रमोशन का मुद्दा थोड़ी है सिर्फ। वही ना, ये इंटरनल सिक्योरिटी की आत्मा का सवाल है। 10 लाख जवान जो हमें रात में चैन से सोने देते हैं, अगर उनका और उनके कमांडर्स का मनोबल टूट जाएगा तो संकट के समय वो 100% कैसे देंगे? सही बात है। लीडरशिप सिर्फ ऑर्डर देना नहीं होता, ट्रस्ट बिल्ड करना होता है। हाँ, और ट्रस्ट तो तभी होगा जब कमांड स्ट्रक्चर क्लियर हो। मैं सोच रही थी, आज के इस डीप डाइव से जो सबसे बड़ा सवाल निकलता है, जो शायद सबको सोचना चाहिए। जरा कल्पना कीजिए उस यंग लड़के या लड़की की जो एक असिस्टेंट कमांडेंट बनकर पूरे जोश और देशभक्ति के साथ सीएपीएफ ज्वाइन करता है। बिल्कुल। वो सपना देखता है कि एक दिन वो फोर्स का हेड बनेगा, लेकिन अगर उस फोर्स का सबसे बड़ा पद कानूनन किसी दूसरे को दे दिया जाए तो उसकी प्रेरणा का क्या होगा? सच में ये उसकी उम्मीद तोड़ने जैसा है। तो क्या वक्त नहीं आ गया है कि हम यूनिफॉर्म सर्विसेज में करियर पाथ को नए सिरे से सोचें? एक ऐसे वक्त में जब हमारी सुरक्षा चुनौतियां इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, क्या हम एक ऐसी सिस्टम अफोर्ड कर सकते हैं जिसका लीडरशिप ही एक इनविजिबल छत से टकराकर थक चुका हो? बहुत ही गहरा सवाल है ये। और इस गहरे सवाल के साथ हमें सोर्स मटेरियल की आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।